अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज जिस टॉपिक तरफ हम जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो ये है कि व्हाई वी आर नॉट एप्रिशिएट और रिस्पेक्ट द नॉन डिग्री पर्सन्स, नॉन डिग्री पीपल। हम उन लोगों को क्यों इज़्ज़त नहीं देते जो कि नॉन डिग्री होल्डर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, यूनिवर्सिटी से फारिग होके नहीं आए होते, जिन्होंने इसमें किसी भी फील्ड में मास्टर डिग्री हासिल नहीं की होती, या मास्टर कह लें या एमफिल पीएचडी, तो वो पेपर लेवल की फील्ड होती हैं। हम उनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते भाई, बोलें? ये हमें देनी चाहिए उनको, क्योंकि जो इज़्ज़त नफ्स है वो किसी की भी मजरूह नहीं करनी चाहिए, ये उनका एक हक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक बड़ा एक अलमिया हमारे माशरे का, कि ये हमारे अंदर ऑलमोस्ट 99.9% हमारे अंदर धंस चुका हुआ है। हम कोई भी पर्सन है, अगर हमारे सामने एक मज़दूर आ जाए और एक डॉक्टर आ जाए, तो हम नहीं दे पाते उसको इज़्ज़त। हम डॉक्टर को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उस मज़दूर को अप्रिशिएट करते ही नहीं। उस मज़दूर को उसकी जो रिस्पेक्ट है, जो उसकी इज़्ज़त नफ्स है, उससे उसको मजरूह करते हैं। हालाँकि हमारा कोई हक नहीं पहुँचता कि हम उसको तू चढ़ा करके बुलाएँ और उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें। लेकिन हमारे अंदर एक कम्युनिटी, हमने ऐसा खुद उनके अंदर ही जो तरबियत है अपनी कर ली हुई है, खुद ही हमारे मुआशरे ने अपनी एक, कि हम दे ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम आज से एक छोटी सी कोशिश करें, हाँ, अगर 10 मिनट के लिए डॉक्टर साहब बुलाते हैं, तो अगर 1 मिनट के लिए मज़दूर को ये भी कह देंगे, यार भैया बैठ जाओ, आपसे भी बात कर लेते हैं। मीन कि मुश्किल काम है क्या है, लेकिन ये है कि उसमें सुकून बहुत है अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें। अब अक्सर हम मैगज़ीन में पढ़ते हैं, मैगज़ीन में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में, कि ये इस मुल्क का इतना लिटरेसी रेट है, इस मुल्क का इतना लिटरेसी रेट है। और लिटरेसी रेट इस पे होता है कि हाँ, जिस बंदे को लिखना आता है ऑलमोस्ट, उसके ऊपर अक्सर कंट्रीज़, हमारी कंट्रीज़ पे भी उस पे लिटरेसी रेट का सर्वे शो करता है ऑलमोस्ट। तो अब पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो 60 to 65% बताया जाता है, जो रिसर्चेज़ बताती हैं। उनमें से 69% मेल्स हैं, मर्द हैं, 40% फीमेल्स हैं। ठीक है जी, ये सर्वे है हमारे लिटरेसी रेट का। और बाकी क्या रहता है, जो बाकी के 40% लोग हैं वो जाहिल हैं, उनको कोई अकल नहीं है, और वो पाकिस्तान पे बोझ है, वो हमारे मुल्क में कोई भी मुल्क है उसके ऊपर बोझ है। ऐसे ही कहा जाता है, जहाँ भी इंडिया में 63% लिटरेसी रेट है, और वहाँ कहा जाता है कि 37% जो लोग हैं वो इंडिया पे बोझ है। मीन कि ऐसा कंसेप्ट बनाया जाता है कि वो जाहिल है, लिखा जाता है, हमने बहुत जगह पढ़ा हुआ कि इन लोगों को पता ही नहीं है। कोई भी बात हो तो ये कंसेप्ट बना दिया जाता है कि हमें जो शऊर नहीं है, तालीम का फुकदान है। लाज़मी है भाई बात, हमें शऊर नहीं है, हमें तालीम का फुकदान है। लेकिन ऐसे भी तो बहुत से हम मुअज़्ज़िज़ीन इकराम को देखते हैं जिन्होंने पीएचडीज़ भी की होती हैं, लेकिन उनको कोई एथिक्स ही नहीं होते। और ऐसे लोग भी मैंने देखे हुए हैं जो कहते हैं ना, यार चिट्ठियाँ नहीं पढ़नी, और वो भी ऐसी-ऐसी गुड़ की बात कहते हैं कि डीप बात बता देते हैं कि बंदा कहता है, यार कैसी है, एक एक कैसी आला बात कर दिया। तो तालीम का मकसद मेरे ख़्याल से सिर्फ़ शऊर देना होता है, लेकिन तालीम मेरे ख़्याल से तरबियत नहीं देती। यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारे ही तो नहीं दे रही, और मैं समझता भी नहीं हूँ कि वो तरबियत दें। तरबियत एक एक अपनी फ़ील्ड रखता है, वो एक अपनी अलग ही फ़ील्ड है। वो अगर आप नहीं पढ़ें, अपने एक मुआशरे में बैठ जाएँ अच्छे लोगों के साथ, आपके वालिदैन की तरफ से वो आप पे मुंतकिल होती है, तो तरबियत होना भी बड़ा मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी ये तालीमी इदारे हैं, वो हमें वो नहीं दे रहे तरबियत, जो कि बड़ा मैटर करते हैं। हमारे बच्चों को तरबियत दी जाए, उसमें भी फुकदान है उसका बहुत ज़्यादा। मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। ये लंबा टॉपिक है तालीम और तरबियत का, और मे बी मैं इसको सम अप भी ना कर सकूँ, वाइंड अप भी ना कर सकूँ, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो बात हो रही थी लिटरेसी रेट की, और हम बाकी कहते हैं यार बाकी सब जो लोग हैं वो जाहिल हैं, और हम उनको रिस्पेक्ट ही नहीं देते। यार इस दुनिया की जो बुनियाद है ना, वो इख्तिलाफ़ी अमल पर मुश्तमिल है। अगर ये कोई डॉक्टर है, या
एक कोई वेल्डर है या एक कोई सलोन है, यार फ़र्ज़ करो अब सलोन की दुकानें बंद हो जाए तो हम लोग बड़ी बातें कहते हैं, यार यार वो लड़की है। अगर मेकअप बंद हो जाए तो जैसे लॉकडाउन में मेमोरीज चल रही थी कि अभी तो लड़कियां दिखने वाली नहीं है, मेकअप पार्लर बंद हुए हैं तो लड़कियां लड़के बन गए हुए हैं, तो भाई सैलून भी तो बंद हुए थे ना। सपोज कर लें यार सैलून बंद हो जाए तो हमारा क्या होगा, हम बाल कैसे काटेंगे? लड़कियां पार्लर बंद हो जाए, इख्तलाफी में लड़का भी, पार्लर एक अलग चीज़ है, सैलून अलग अलग चीज़ है। अगर फ़र्ज़ करिए पार्लर बंद हो जाए तो लड़कियों का क्या हाल होगा, वो किधर जाएंगी, तो उनके चेहरे कैसे ये खुशनुमा होंगी। तो अगर सैलून बंद हो जाए, हम जो लड़की हैं तो हम बाल कहाँ से कटवाएंगे, हमारे भी कोई मुनासिब हालात नहीं होंगी। तो बात करने का मकसद, समझाने का मकसद ये था कि देखिए इस दुनिया की बुनियादी इख्तिलाफ़ी अमल पर मुश्तमिल है। अगर हम एक पार्लर वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते, इज़्ज़त नहीं करते, तो हमें उसकी जो लेडी है वहाँ पे या कोई बॉय है उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। जो सैलून में है हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वो छोटे लेवल पे है या बहुत बड़े लेवल पे सैलून है, छोटे लेवल पे पार्लर है या बहुत बड़े लेवल पे पार्लर है, उसकी रिस्पेक्ट करें यार, वो उसका हकदार है। क्योंकि उसके बगैर अगर वो एक पूरा शोबा बंद कर हो जाए इस दुनिया में तो वो ज़िंदगी सीध हो जाएगी। एक बहुत बड़ी एक एक माफिया, एक ब्रांड है जो जो पार्लर की वजह से चल रही हैं, जिनकी जितनी भी कॉस्मेटिक्स हैं ये पार्लर की वजह से चल रही हैं, सैलून है ये भी इसमें ही ऑलमोस्ट आदत है। तो एक ये बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे रहा है, ज़िंदगी जीने का मौका दे रहा है। तो उनकी भी भाई अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप बहुत बड़े एक फ़िल्म स्टार हैं, अगर आप क्रिकेटर हैं, आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर आप किसी सैलून पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, मीन्स कि अगर आप किसी टेलर के पास जा रहे हैं तो उसी पर सूट सिलाई देने के लिए जा रहे हैं, सपोज़ कर लें सूट सिलाई होना बंद हो जाए, क्या बनेगा? जो लोग तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें तो चलो थोड़ा बहुत आती है, उनकी घर में माएँ बहनें सिलाई कर लेंगी, वो पहन लेंगी, और बाकी के लोग कहाँ जाएँगे? जो डिपेंड ही मुकम्मल टेलर पे करते हैं, भाई वो भी दुनिया के निज़ाम से हो जाएगा। तो हमें उनकी यार रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम लोग कौन होते हैं उनको जाहिल कहने वाले? यार एक दर्जी है, वो सिलाई कर रहा है, ठीक है, वो सिलाई कर रहा है, वो उसको काट रहा है कमीज़ को या शलवार को, क्या जो काटते हैं जैसे भी करके, ठीक है। एक सैलून वाला है, वो कटिंग कर रहा है, उसको पता है यार ये साइड मैंने इसी लेवल पे की है, ये साइड भी मैंने लेवल पे करनी है, ठीक है, ऊपर से मैंने लेवल पे करने हैं, उसका मैंने जो बियर्ड है उसका भी मैंने ये स्टाइल रखना है। तो यार हम लोग नहीं कर सकते। उनके पास एक फ़न है यार, उनके पास भी एक हुनर है, उनको पता है मैंने बाल कैसे काटने हैं, उनको पता है मैंने कपड़ा कैसे स्टिच करना है, ठीक है, और उनको पता है कि यार ये लड़की आई है या ये लड़का आया है, इसकी स्किन ये है, इसकी स्किन वाइट है, इसकी स्किन ग्लो नहीं कर रही, इसके ऊपर मैंने कैसा मेकअप करना है, ठीक है, इसको मैंने कैसे तैयार करना है, इसकी जो स्किन है इस पर कौन सी क्रीम अच्छी लगेगी, कौन सी क्रीम अच्छी नहीं लगेगी, इसको मैंने कैसे ऑपरेट करना है। उनके पास भाई का हुनर है, ठीक है ना, तो उनको अप्रिशिएट करें। अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप फिल्म स्टार हैं, अगर मूवी स्टार हैं, कुछ भी हैं, क्रिकेटर हैं, आप अब तो जो सैलून वाले पार्लर वाले होंगे इनकी तो फैशन, जैसे दर्जी हैं, अब इनकी ये कलर फील्ड निकलेगी फैशन डिज़ाइनिंग, अब यूनिवर्सिटी करवा दी है। खैर पार्लर भी फैशन डिज़ाइनिंग में ऑलमोस्ट आ जाता है। तो ये जो रह गए हैं सैलून वाले, तो भाई ये बिग फील्ड है। हाँ, इन पे कोई यूनिवर्सिटी तालीम नहीं दी जा रही, लेकिन भाईजान ये भी एक फील्ड है। तो बात करने का मकसद ये था कि इनके बगैर भी ज़िंदगी सीज़ है, जो उनके पास एक हुनर है, ठीक है। वो जो हमारे लड़के लड़कियां फैशन डिज़ाइनिंग करने जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको भी कुछ नहीं आता। हमारे जितने लड़के इंजीनियरिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं होता उनको। ऑलमोस्ट मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। सिर्फ उनके पास बुक्स होती हैं, बुक्स से पढ़ के आ जाते हैं, प्रैक्टिकल उनके पास कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल फील्ड में जब आते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई बाल यहाँ से काटना है, ये वाली क्रीम लगानी है और कपड़ा स्टिच यूँ करना है। तो इसलिए भाईजान ये फील्ड अब बनी है, जो पहले से एक निज़ाम चलता आ रहा है, तो आप काइंडली उन्हें जहल मत कहीं। उनके बगैर आपके निज़ाम नहीं चल सकता। उनको रिस्पेक्ट तो देना यार। अगर आपने अपना लिटरेसी बना ही लिया, आपने एजेंडा बना ही लिया कि हमने जी इन लोगों को ही पढ़ा लिखा मानना है और इन लोगों को ही कहना है कि आप अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं, तो कह लो यार, कोई मसला नहीं। अगर आपने अपनी एक डेफिनेशन क्रिएट कर ली है, लेकिन उनके लिए भी कोई अलग डेफिनेशन क्रिएट करो कि यार ये 40% लोग हैं, ये हुनरमंद है,
ये ज़माने को समझते हैं, ये इनको कैसे दुनिया को डील करना है। और बाकी जो 60% लोग हैं, 65% लोग हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। ये बस पढ़ते पढ़ाते हैं, इन्होंने ये वाले काम रखे हुए हैं, बस ये वाले काम करते हैं। तो अर्ज़ भाई ये है कि अगर आपने इन पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई डेफिनेशन क्रिएट कर ली है ना कि ये लोग ही इज़्ज़त के हकदार हैं, तो उन लोगों के लिए भी करें जो 40% है, जिनको आपने इज़्ज़त के दायरे से बाहर निकाल दिया हुआ है। ठीक है ना? आपने उनको इज़्ज़त के दायरे से ही बाहर निकाल दिया कि ये लोग जो जाहल हैं, ये लोग लिटरेसी रेट में आते नहीं हैं। भाई या तो अपना मैनेजमेंट सिस्टम इतना बड़ा कर लेना कि कोई बंदा यहाँ भूखा ही ना मरे, तो फिर कोई काम ही ना करे। ठीक है ना? तो वो सब पहले पढ़ ले, फिर पढ़ के अपने या अपना जो तालीमी निज़ाम है उतना अच्छा कर लें, जो वहाँ से पढ़ के आएँ वो इतना प्रैक्टिकली पावरफुल हो गए वो आके अपनी फील्ड में बैठ जाएँ। लेकिन वही लोग दोबारा फिर उन लोगों के पास आते हैं जो आपकी नज़र में अनपढ़ है, जिनको आप कहते हैं जो जाहिल है, उनके पास आके फील्ड में वो काम करते हैं, फिर वो आगे फील्ड में जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे जानने वाले हैं एक, उन्होंने जस्ट डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग में, और वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उनमें वो फ्राइज़ अंजाम देते हैं अपनी। वो टावर के ऊपर चढ़ के सर्विस देती हैं फील्ड में जाके, इनके कैसे वायर्स वगैरह को हैंडल करना है, एडवर्स यहाँ पे रिसीविंग सिस्टम कैसे लगानी है। तो वो उनके पास 2 साल का डिप्लोमा है, लेकिन वो बताते हैं कि हमारे पास जो हमारे बूफ आते हैं, जो मेरे ट्रांसफ़र होता रहता है उनका, जो न्यू भी आते हैं जो 5 साल की डिग्री लेके आते हैं, कहते हैं उनको कुछ नहीं आता होता। वो आके हमसे पहले काम सीखते हैं और फिर उनकी प्रमोशन होती है, और फिर वो हम पहले फिर आके उनकी स्केल बढ़ते हैं और फिर हमारे अपर लेवल पे बॉस बन जाते हैं। वही लोग जिनको काम आता ही नहीं होता, वो हमसे आके सीखते हैं। तो काइंडली उनके पास भी एक हुनर है। अगर आप एक ज़राअत में काम करने वाली है ना, कोई लड़के या लड़कियां, अगर वो काम छोड़े ज़राअत का, जिनको हम कहते हैं पेंडू, यार उनको मैंने पता ही कुछ नहीं, वो मुंजी लगाते हैं। जो अगर किसी को पता होगा मुंजी कैसे लगाते, जो जैसे आई थिंक तो मुझे भी इतना प्रॉपर नहीं पता, मेरे ख्याल से जो लगाते हैं मुंजी लगाते हैं, कहते हैं चावल लगाना, आई थिंक उससे चावल बनते हैं आई थिंक। वो जैसे पानी में खड़े हो गए, वो डाउन हो गए, वो लगाते हैं ऐसे करके। तो भाई अगर वो आपको लगाना पड़ जाए, आपको नहीं वो आता, वो एक लाइन में लगाते हैं, एक सीक्वेंस में, वो मैंने देखा हुआ है। तो वो लाभे लगाना कहते हैं उसे, आई थिंक सो पंजाबी में। तो वो भाई हम नहीं कह सकते एक डॉक्टर को कि वो आके ऐसा काम करे, वो नहीं कह सकता भाई। जिस तरह उनको पता चल जाता है कि यार ये ज़मीन है, यहाँ पे ये वाली फसल लगानी है, ये ज़मीन इस फसल के लिए कारआमद है, ये ज़मीन इस फसल के लिए कारआमद नहीं है, तो डॉक्टर को पता चल सकता है। भाई अब हमने एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी से निकाल दिया कि एग्रीकल्चर में डिग्री करें, ये करें, वो भाई वो भी तो आगे फील्ड में फिर काम, वो भी प्रैक्टिकल हम होते नहीं हैं। हम 30 साल तक पढ़ते रहते हैं, मुसीबत हमें समर की है, और प्रैक्टिकल हम करते नहीं हैं। सॉरी टू से, बट हमारे तलीमी निज़ाम में भी फुकदान है। अगर बच्चे को हमने PhD करवा ही दिया, 30 साल बाद वो फील्ड में आ ही गया, तो उसे 5 साल मज़ीद धक्के तो ना दें। तो प्रैक्टिकल भी कुछ, उस प्रैक्टिकल के बारे में भी कुछ सोचें। तो काइंडली उनको रिस्पेक्ट दें, वो भी रिस्पेक्ट के हकदार हैं। अगर एक आपके हॉस्पिटल के सामने डॉक्टर है ना, अगर वो टांके लगाना जानता है ना कि मैंने इसको ऑपरेट हो गया, इसको मैंने टांके कैसे लगानी है, अगर वो डॉक्टर के हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक वेल्डर है ना, तो उसको भी पता कि लोहा टूट चुका है, मैंने इसको टांके कैसे लगाने हैं। यार अगर उसके पास पेट को, स्किन को टांके लगाने का हुनर है, तो उसके पास लोहे को टांके लगाने का हुनर है। यार है तो दोनों के पास हुनर है। सिंपल सी बात यह है कि उसने हुनर लेने के लिए इन्वेस्ट किया है, पैसा दिया, लेकिन उसने अपना टाइम दिया। ठीक है ना? तो काइंडली उसको भी इज़्ज़त दे, उसके पास भी एक हुनर है, उसके पास भी एक हुनर है, एक दिल है जो चाहता है कि मुझे इज़्ज़त दीजिए। हर बंदा लाजमी नहीं, अगर हर बंदा डॉक्टर बन जाएगा यार, सपोज हर बंदा डॉक्टर बन जाए, हर बंदा कहे जी मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, और हर बंदा कोई मूवी स्टार बन जाए, दुनिया का नाम चलेगा? नहीं चलेगा कभी भी। हमारी बाइक्स हैं, मोटर कारें हैं, या जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं, अगर हम कहते हैं ये पेट्रोल स्टेशन जो है बंद कर दें, या जो ऑटो इंजीनियरिंग है वो बंद कर दें, मुझे वो तो हुनरमंद नहीं है, वो जाहिल है, तो भाई निज़ाम चलेगा? नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे शफाक़े में साहब की एक बात याद आ गई, वो लिखते हैं, कहते हैं मेरे पास ना एक मरतबा एक आई थिंक 75 ईयर ओल्ड 75 साल का एक आदमी आ गया, और मुझे कहता है कि
मुझे आपका नाम इशफाक अहमद है? कहते मैंने कहा जी मेरा नाम इशफाक अहमद है। कहते जी मुझे बताया गया कि मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ और मैं लाहौर में चला जाऊँ इशफाक अहमद के पास, वो एक अच्छा भला आदमी है, तो तू उसके पास जा तो वो तुझे पढ़ना लिखना सिखा देगा। तो इशफाक अहमद कहते हैं आपको पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, अब आपकी उम्र है कि आप इस हिस्से में हैं, तो आपको पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। कहते मैंने उनसे पूछा कि आप पढ़े लिखे क्यों नहीं? कहते जी मैं जब 12 साल का था तो तब से लेके अब तक मैं अपने वाला साहब के साथ फसलों में ही काम करता रहा। ये जो लाभ वगैरह लगाना ये कुछ लिखा हुआ था, वहीं पे इनके साथ ये काम करता रहा। और मेरे बेटे को 12 साल के बाद अल्लाह ने बेटा और बेटी की नेमत से नवाजा था और अब वो स्कूल जाने लगी हैं। तो वो जब स्कूल जाते हैं तो वो अंदर बैठ के अपनी तैयारी कर रही होती हैं, तो पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लिखा ही होता है कि ये जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ये अच्छे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो जाहिल हैं। ठीक है, ये जाहिल है और मुल्क कौम पे बोझ है और उन मुल्क का कौम का कोई भी मीन की हक अदा नहीं करते या उन पर कोई भी एहसान नहीं रखते या कोई भी खिदमत नहीं करते मुल्क को कौम की। कहते हैं मैं मुझे इस बात के बड़े रंजीदा हूँ मैं कि मैं अपने मुल्क की कोई खिदमत ना कर सकूँ, इसलिए मैं पढ़ जाता हूँ। शफाक में कहते हैं कि मैं तब ये बात सुन के बड़ा इमोशनल हुआ, डिप्रेस भी हुआ कि यार ये बंदा मेरे पास आ गया, हमने कैसा माहौल क्रिएट कर दिया हुआ है कि हम लोग कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उनको इज़्ज़त दी जाए, जो अनपढ़ है उसको इज़्ज़त दी ना जाए। तो कहते हैं मैं उससे कहूँ कि मैं उसको क्या समझाऊँ कि भाई तूने क्या कुछ नहीं किया। कहते फिर मैंने उनको कहा भाई बाबा जी तूने 60 साल हमें गंदम खिलाई है, चावल खिलाई है, अगर ये तू हमें ना खिलाता तो हम कैसे जी पाते। ये तूने मुल्क कौम की खिदमत की है। कहते किस्सा मुख्तसर ये कि मैं उनको घुमा घुमा के ये इस बात पे लाऊँ कि ठीक है कि आपने बहुत खिदमत किया, लेकिन वो फिर भी मुझे कहे कि मुझे सिखाओ, मुझे अली पे भी सिखा दो ताकि मैं अल्लाह के सामने जाके मैं कोई जवाब दे सकूँ कि मैं खिदमत करके आया हूँ उन लोगों कौम की। तो मैं बड़ा परेशान, फिर मैंने उनको ये बोला कि अच्छा ये बताइए ऐसा काम जो बस आप करते हो और वो कोई ना करता हो। कहते मैंने उनसे कहा अगर आप गाँव में की बारात आई उसको खाना वगैरह खिला देते हैं? कहते जी नहीं। कहते मैंने इनसे 2 तो नहीं इस तरह के सवाल किए, फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप कोई ऐसी अपनी खूबी बताएँ जो किसी और में ना हो। कहते हैं हाँ गाँव इर्द-गिर्द के गाँव वाले जो होते हैं, उस बाबा जी ने बताया कि वो जब फसल वगैरह उगती है, जब बनने वाली होती है, फलने-फूलने वाली होती है, तो मुझे वो घोड़ी पे बिठा के ले जाती हैं और दिखाती हैं और मैं उनको ये बताता हूँ कि ये वाली फसल अच्छी है, ये उगेगी और ये वाली फसल ये इस ज़मीन में ये नहीं उगेगी। तो इशफाक अहमद कहते हैं बाबा जी तुम्हारे पास तो इतना ज़्यादा इल्म है, तुम तो ये मुल्क को खिदमत ही कर रहे हो, तुमने तो पीएचडी की हुई है, पीएचडी की हुई है एग्रीकल्चर में, तुम्हें क्या ज़रूरत है। तो कहते हैं वो फिर इस तरह मैंने उनको समझाया और वो खुश हो चले गए। तो काइंडली कहते फिर मैंने इस पे बड़ा बात की अपने जो मौजूदीन थे, दानिशवर लोग थे कि इस मसले को हल किया जाए। कहते जज डॉक्टर्स मेरे बहुत से लोगों के साथ बहस हुई है, मैं चाहता था कि इन लोगों को भी जो वेल्डिंग वाले हैं, ये जो मज़दूर हैं, ये जो ज़राअत वाले हैं, इनको भी एक सर्टिफिकेट दीजिए और मैंने वो सर्टिफिकेट बनवाया भी था कि इनको जो जहाँ ये काम करते हैं इनको सर्टिफिकेट दीजिए कि भाई आप भी एक हुनर रखते हो और आपके पास भी सर्टिफिकेट है, आपको भी इज़्ज़त दी जानी चाहिए, तो आप भी पढ़े लिखे लोग हो। कहते हैं मैं जजों से, वकीलों से, डॉक्टर से, बहुत से अच्छे लोगों से वास्ते पढ़े और बहस इस मामले में, लेकिन कोई भी इनको सर्टिफिकेट देने के लिए माना ही ना और सब ने कहा कि आप शफाक अहमद साहब आप कैसी बात कर रहे हैं। तो उनकी बस मैंने आज बात याद आ गई तो इस पर वीडियो बना दी। तो इसलिए छोटी सी बात है कि इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ी अमल पे है। सिंपल सी बात है यार, एक अगर कोई सीवरेज का निज़ाम ठीक करता है, अगर गटर साफ़ करने वाला कोई बंदा है ना, वो गटर में से निकल के आ रहा है, सफाई करता है, तो वो अगर मैं किसी जगह पे गया हूँ और वो भी मैं वहाँ पे मेहमान खुशी बिलफ़र्ज़ मदऊँ और उसको भी बुला ले जाए, उसको मेरे साथ वाली चेयर पे बिठा दीजिए, तो अगर मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर लूँ तो जो कि मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि यार उसकी भी रिस्पेक्ट है। हमने जो अपने ऊपर बैज लगा लिए हुए हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, अगर इन बैजों को हम उतार दें यार, इन सबसे पहले तो हम इंसान है ना यार,
तो हमें इंसानियत के नाते तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ यार, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उनकी, अगर हमारे साथ कोई मजदूर है, ये जो यार बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अच्छे काम हमेशा मुश्किल होते हैं, लेकिन उसकी कोशिश लाजमी करनी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी कोई भी वीडियो बनाता हूँ या कोई भी, मैंने आज तक कभी भी किसी मामले पे इतनी इन्फोर्समेंट नहीं की, ना कभी फोर्स किया और ना ही कभी इंशाल्लाह कभी करूँगा। एक तजवीज़ होती है, आपसे बात शेयर करता हूँ, अगर कोई गलत हो तो उसमें मेरी सलाह कर दिया करें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कोशिश करें, अगर कोई चीज़ हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं भी, कोई भी पर्सन दुनिया में परफेक्ट नहीं होता, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं किसी किसी जगह पे जहाँ तक मैं हो सके हर बंदे की रिस्पेक्ट करूँ। तो काइंडली जो जिन लोगों को हमने जाहिल बना दिया, उनको भी रिस्पेक्ट दें। वो आपके डॉक्टर्स हैं, वो आपकी मेड हो सकती है, ठीक है, वो आपके गार्ड हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके ड्राइवर हो सकते हैं। भाई सब की इज़्ज़त करें। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जो मेरे हकूक़ है ना, उन्हें मैं माफ़ कर दूँगा, लेकिन जो मखलूक के हकूक़ है ना, वो मखलूक पहले माफ़ करेगी मेरी, तो फिर मैं माफ़ करूँगा। यार इंसान बनने में बहुत मज़ा है, बहुत चाह यार, बहुत चाह। लेकिन ये है कि ट्राई करें, कोशिश करते रहें, कोशिश करने से ही बेहतरी होती है। तो काइंडली छोटे बड़े सबको इज़्ज़त देने की कोशिश करें, सबको इज़्ज़त देने की कोशिश करें। इस दुनिया की बुनियाद इख्तिलाफ़ी अमल पे मुश्तमिल है। कोई भी एक पर्सन, एक जो शुबा है, अगर ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएगा तो ज़िंदगी सीधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हर बंदे को रिस्पेक्ट दें, हर बंदे को अप्रिशिएट करें। छोटा है, जितना बड़ा छोटा है, कोशिश करें। अगर आप यार उसे, अगर आप गुनाह नहीं कर सकते ना, अगर आप नेकी नहीं कर सकते तो कोशिश करिए गुनाह भी ना करें। इसलिए अगर आप नेकी नहीं कर सकते तो कोशिश करिए गुनाह भी ना करें। इसलिए अगर आप किसी के लिए आसानी ना पैदा कर सकते तो उसको भाई नुकसान भी ना दें। यार दिल आज़ारी एक बहुत बड़ी चीज़ है यार। अक्सर लोग इस दिल आज़ारी की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस हो के सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, खैर सुसाइड अटेम्प्ट करते तो नहीं देखे, लेकिन ये कि डिप्रेस हो देखे हुए हैं। इज़्ज़त नफ्स एक बहुत बड़ी चीज़ है और हर बंदा उसे चाहता है कि ये मुझे मिले। एक बहुत मुश्किल अमल है कि आप डॉक्टर हैं, 17 स्केल पे हैं, या आप एक एलीट क्लास में, आपके पास गाड़ी है और आप साइकिल वाले से आप दोस्ती कर रहे, साइकिल वाला एक पर्सन है। तो मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करें, कोशिश करने से इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।